शो बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय लवली व्यूअर्स। आपसे मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल जब भी हम बात करते हैं ना, तो हर चीज़ की एक कीमत होती है, पर ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। अमूल्य है ज्ञान और बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञान अर्जन के जो केंद्र होते हैं हमारे विश्वविद्यालय। जब बात कर रही हूँ मैं ज्ञान की, तो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी हमारे अपने प्रांत बिहार के जो स्वर्णिम अतीत का जो गौरव रहा है, हमारे यहाँ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। आज भी जब हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि हमें उस स्वर्णिम अतीत को वापस लेकर आना है, पुनः अर्जित करना है। और इसी उद्देश्य के कारण इसी तर्ज पर कोशिश की गई है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर नए नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर की स्थापना की गई है, उसी उद्देश्य के साथ कि हम वो जो स्वर्णिम अतीत था ज्ञान के क्षेत्र में, उसे हम पुनः स्थापित कर सकें। आज की जो हमारी बातचीत होगी दर्शकों, वो इसी विषय पर केंद्रित होगी। पर फिलहाल जो मैं आपसे कहने वाली हूँ वो है ज्ञान की बातें जीवन से जुड़ी हुई। हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है अनमोल वचन, महापुरुषों की वाणी, जिसमें सामर्थ्य होती है जीवन में बदलाव लाने की, आपको कुछ नया कर दिखाने की और साथ ही सफलता की ओर ले जाने की। तो आइए नज़र डालते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूंगा। आज के हमारे मेहमान हैं नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी। आपको बताऊं कुछ जानकारी इनके बारे में कि आपने पीएचडी किया है एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर में। आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, इतिहास से बहुत सारे काम किए हैं। इसके अलावा आपने भाषा में भी बहुत सारे काम किए हैं। एक बेहद ही अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और एक बेहद ही अनुभवी शिक्षाविद आज हमारे साथ हैं। आपके अनुभवों के लिए, आपके कार्यों के लिए आपको कई सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान, हमारे आज के विशेष मेहमान नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के वाइस चांसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। मैं कृतज्ञ हूँ दूरदर्शन का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी ख्याति और उसकी प्रसिद्धि जी विश्वव्यापी है, और उसमें एक छोटा सा कार्य करने का जो दायित्व मुझको मिला है, मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य है। सर, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आपने वक्त निकाला है, आज आप हमारे साथ हैं। और मैंने अपने दर्शकों से कहा कि एक बहुत ही लंबा अनुभव है आपके पास। अगर मैं शिक्षाविद के रूप में बात करूं, कई जगहों पर आपने अध्यापन का कार्य भी किया है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं, और साथ ही विदेशों में भी आपने कई सारे अपनी जो उपलब्धियां हैं वो भी वहाँ से जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूँगी मैं यहीं से शुरुआत करूँ, आपकी अपनी एकेडमिक जर्नी के से बताना चाहेंगे? मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, हर एक व्यक्ति को अपना जीवन का एक अनुभव, एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि ये संदेश है एक तरीके से कि हर एक को अपने जीवन का अनुभव शेयर करना चाहिए। बिल्कुल सर। और क्योंकि हम सब एक समग्र सत्य पर तभी पहुंचते हैं जब सबके अनुभवों का एक उसमें जोड़ हो, समावेश होना चाहिए। तो ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया जीवन में, जीवन बीत भी गया है, और जो कुछ किया है उसके विषय में मैं समझता हूँ कि उसमें अनेक अन्य जीवन जो हैं जिनका योगदान है, उसका मैं उल्लेख करूँगा कि किस प्रकार से अन्य लोगों के सहयोग से जो मेरा जीवन बन सका। और इसी प्रकार से ये परंपरा के गत अगर देखा जाए तो शिक्षा जगत में सबसे पहले तो मैं अपने बहुत से जो मेरे गुरु थे, टीचर्स थे, उनका मैं जिक्र करूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। पर यहाँ पर स्कूल से लेकर विद्यार्थी जब कॉलेज जीवन तक में मुझको एक बहुत अनुभवी शिक्षक जो मेरे
गुरु जिनको मैं दर्जा दूंगा, अंतिम जिन्होंने पीएचडी में भी मेरा मार्गदर्शन किया, प्रोफेसर उदय प्रकाश अरोरा। वो अभी भी विद्वान, अभी लिख रहे हैं आज भी, आज उनकी वयोवृद्ध हैं। जब मैं उनसे मिला तो उनको परिचय बड़ा विचित्र था कि उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आप ने क्या किया है, मतलब अच्छा। ये बड़ा एक उद्दंडता की बात है। मैंने उनसे पूछा कि सर आपने क्या किया है, तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, ये हमने जो किया है उस किताब को पढ़ो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वो हमेशा खुलेपन के साथ ही उनसे व्यवहार रहा। तभी आज ये हिम्मत है ये कहने की कि हम लोगों के जीवन जो है हमें अपने शेयर करने का उद्देश्य है। हाँ। तो मैं आपको बात बताऊं, अगर मैंने कहाँ से शुरू किया, तो अगर आप अनुमति देंगी तो मैं स्कूल के दिनों से शुरू करता हूँ। एक स्कूल जिसमें बच्चा जाता है, वहाँ जो वातावरण होता है वो किस प्रकार से जीवन बनाता है, मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। आपने कहा कि आप शुरुआत करना चाहेंगे अपने स्कूल के दिनों से, बताएं। देखिए, जो मेरा शहर था बरेली, वो एक औद्योगिक नगरी भी था और बहुत बड़ा कैंट और एयरफोर्स का बेस था। तो हमारे यहाँ विविधता थी, देश के हर कोने से लोग थे और औद्योगिक जगत में भी इंजीनियर्स, दुनिया यहाँ तक कि विदेशी इंजीनियर्स भी थे। तो हमारा स्कूली जीवन जो था उसमें पहली बात तो ये था कि छात्र छात्राएं जितने भी थे वो सारे प्रदेशों से, सब जगहों के लोग थे। तो वो विविधता हमारे सामने हमेशा रही। दूसरा, उस ज़माने के दौर में स्कूली जीवन में कॉन्वेंट हो चाहे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल हो, दोनों का स्तर जो था समझिए उसमें प्रतिस्पर्धा थी। बल्कि मैं कहूँगा सरकारी स्कूल ज़्यादा अच्छे स्तर के थे, वहाँ एडमिशन होना मुश्किल था। और शिक्षकों का बहुत ज़्यादा सम्मान था, माँ बाप भी शिक्षकों का सम्मान करते थे। हमें लगता था शायद माँ बाप से ज़्यादा ऊंचे स्तर पर हम शिक्षकों को देखते थे। तो बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं था और बच्चों के बीच में बड़ी एक जैसे किसी प्रकार का ना तो ग्लैमर था, ना किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच का भाव था, और बहुत ही कह सकते हैं धनवान वर्ग से लोग भी थे और गरीब वर्ग के भी थे। सबके बीच में एक मैत्री और एकता सी थी। उस जीवन से हमने शुरू किया। तो हमें कभी इस प्रकार के शिक्षा के जगत से हमें जो जुड़ाव मिला, तो शिक्षक सर्वोपरि हमें रहा। आगे बढ़े जब हम उसमें, तो अपनी शिक्षा में देखा तो हमें विश्वविद्यालय स्तर पर भी हमने यही अनुभव किया कि जिस कॉलेज में हम पढ़े वो कॉलेज 1825 या 30 के करीब का स्थापित कॉलेज था। स्कूल से कॉलेज बना था, बरेली कॉलेज, बड़ा उसके प्रतिष्ठा थी। वहाँ पर भी ऐसे ही, वहाँ छात्र छात्र जितने भी सभी वर्ग से थे। तो हमें एक ये बात हमेशा जीवन में रही कि हम कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग में व्यक्तिगत रूप से किसी का स्तर सामाजिक रूप से क्या है। हमें हमेशा जुड़ाव लगा कि अपनी संस्था का, हमारी संस्था का जो नाम ऊंचा है वो हमारा पहला नाम था। फैमिली नेम बाद में आते थे और हमारा सामाजिक स्तर बाद में आता था। किस कॉलेज से है, किस स्कूल से है, वो ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंट अहमियत रखती है। तो ये जो जुड़ाव है शिक्षा जगत में, अगर हमारे छात्र जीवन में ये जुड़ाव आ जाता है संस्था के प्रति, तब हम समझते हैं हम उसका नाम ऊंचा करने के लिए आगे काम करते हैं। जीवन में हमेशा उसका नाम बोलते हैं और ये हमारा एक स्वभाव में आ जाता है कि हम अपने गुरुओं को पहला नमन करते हैं किसी भी बात को प्रारंभ करने में। तो ये तो मैं आपको छोटा सा अपना जीवन का ये बताऊं कि जो जीवन में शिक्षा ये मुझको ही नहीं मिली, मेरी पीढ़ी के सभी लोगों को इस प्रकार से ऐसे ही आप शिक्षा मिली और लोग ऐसे ही बढ़ते रहे। मेरे पास प्राचीन इतिहास की पढ़ाई थी, क्योंकि मैं सोचता था प्राचीन इतिहास पढ़ने के क्या, सिर्फ एक ही कारण बहुत है कि अशोक थे महान, अशोक महान थे, चंद्रगुप्त महान थे, समुद्रगुप्त थे। ये किसी एक कैरेक्टर को भी अगर आप लीजिए इतिहास के, तो लगता है कि पूरा इतिहास का वो विषय पढ़ने के लिए हमें हमारा सार्थक है। जी जी जी। और कुछ नहीं चाहिए, उसी को जान लें हम। तो प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया। तो मैं जैसा आप जिक्र कर रहा था कि मेरे गुरु थे प्रोफेसर अरोरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए थे। वो मेरे रोहिलखंड विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष होकर आए थे। तो उनसे जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा, देखो इतिहास को भी सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से पढ़ना कि अपने देश का इतिहास जानो और दूसरे देश को कम समझो, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम ज़्यादा ही
अपने देश के इतिहास से ज़्यादा जुड़े हो, जैसे मेरा बन गया था नेचर। तुम ये पढ़ो कि यूनान का इतिहास क्या था, ग्रीक्स का क्या था। तो उनको पहला जो मुझको उन्होंने जब लिया अपने संरक्षण में, अपने साथ मैंने उनका अध्ययन शुरू किया अपने पीएचडी के लिए, तो भारत और यूनान के संबंधों पे मैंने कार्य किया। तो मेरा विषय जो था वो गांधार क्षेत्र को लेकर शुरू किया कि गांधार जो क्षेत्र जो आज की अगर देखिए जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। गांधार पे जो प्राचीन गांधार पे जो काम शुरू किया तो उसमें यूनानियों का और कुषाणों का, शकों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस स्थान पर मैं कहूँगा प्रभाव भी रहा है, वो बसे भी वहीं आकर। और उस बस साथ में क्या हुआ कि उस जो संवाद इन संस्कृतियों से भारत का हुआ, भारतीय संस्कृति ने उन्हें प्रभावित किया और उनका एक्लचरेशन हुआ, उनका एसिमिलेशन हुआ। तो मेरा विषय उसी पर था। जी जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने पीएचडी भी किया, तो आपने गांधार और यूनान के कनेक्शंस पर आपने विस्तार से काम किया। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आपने ग्रीक लैंग्वेज और कल्चर पर भी काम किया है और कोर्सेज भी किए हैं। विदेशों में भी आप लगातार जाते रहे हैं, आपने रिसर्च पेपर भी वहाँ प्रेजेंट किए हैं। बहुत वैरायटी है, मैं कहूँगी भाषाओं की बात भी करूँ तो एक अलग ही व्यापकता मिलती है। थोड़ी जानकारी उसके बारे में दें। तो मैं अवश्य बताऊंगा आपको, जो जितना मेरा काम, ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया, फिर मैं आपसे कहूँगा, लेकिन जो किया उस पहल में उन्होंने मुझको दिया। तो हम लोगों ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में जो मैंने काम किया, तो उसमें गांधार का क्षेत्र में किस प्रकार से सामाजिक बदलाव हुए, और पहले तो वो बदलाव हुए जिसने भारतीय संस्कृति का जो एक निश्चित रूप से जो उसकी संरचना थी उसको तोड़ा। किंतु धीरे धीरे क्या उस बदलाव एक मतलब आप हलचल हो गई, क्योंकि विदेशी संस्कृति ने आकर और वो वहाँ के स्वामी बन गए। तो भारतीय संस्कृति के जो लोगों को तो उससे एक झटका लगा, किंतु धीरे धीरे वो अपने आप अपनी संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आए। तो इसका मैंने अध्ययन किया। अच्छा। तो मेरा बहुत छोटा सा उसमें निर्णय था, जो थीसिस फाइनली था, कि जब हमारे सांस्कृतिक जो आप फर्क है जिसको हम देखते हैं, जो उसमें भिन्नता है, उसके कारण हमारे समाज में भी जो एक दूरी आती है। और वो दूरी आने की वजह का प्रभाव ये होता है कि विघटन की ओर हम चले जाते हैं, हमारे क्षेत्र विघटन होता है। तो जैसे आप महाभारत में पढ़ी तो मद्र वगैरह को उन्होंने दूषित कहा है। और यदि हम इस चीज़ को सांस्कृतिक सद्भाव ले आए तो हमारे सामाजिक समझौता बनता है और हमारा क्षेत्र जो है वो उसका अलगाव नहीं होता, वो क्षेत्र में जुड़ा रहता है, जो हम भारत में देखते हैं। आज हम डाइवर्सिटी को मानते हैं, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखते हैं, हम एकता देखते हैं। जी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आपने अपने शोध के माध्यम से दिया कि किस तरह से कल्चर में जो डिफरेंस होता है वो अलगाव का भी एक मुद्दा बन जाता है। मैं जिक्र कर रही थी आपके जो विदेशों से जो आपका जुड़ाव रहा है और जो आपने कार्य किया है, संक्षेप में जानकारी चाहूँगी। तो जी, तो मैं इसी सिलसिले में मैं यूनान, ग्रीस भी गया। ग्रीस में मैंने वहाँ एक कोर्स किया, उनकी भाषा सीखी और उनकी भाषा सीखी, उनकी संस्कृति के बारे में भी अध्ययन किया। और आप ये देखिए कि जब दृष्टिकोण बदल गया, जैसे मैंने कहा कि सांस्कृतिक आप भिन्नता को एक मान के चलिए, जैसे हम लोग सब में हर जगह एक डाइवर्सिटी देखते हैं, तो हम उनके साथ अब कुछ सहमति के पक्षों पर देखने लगे। और जहाँ सहमति के पक्षों पर देखने लगे तो हमें बहुत कुछ ऐसा मिला कि हम में और उनमें बेहद बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बुनियादी तौर पर, उसूलन तौर पर हम लोग काफ़ी कुछ एक है। तो सिद्धांतता जो मानवता का बात आती है वो सामने आ जाती है, प्रकट होती है, और एकता उसी से विकसित। तो 14 वर्ष तक हम लोग एक पत्रिका निकालते, एक जर्नल निकालते रहे यवनिका नाम से। 14 अंक मुझको सौभाग्य था उसमें संपादन का कार्य करने का। और यवनिका जो था, ये शब्द ही बड़े इंटरेस्टिंग है। ये हम लोग यवनिका कर्टन को कहते हैं, स्टेज कर्टन को कहते हैं। और ये नाटक का जो यूनान में जितना नाटक बढ़ा है आगे, ड्रामा उनका बड़ा फेमस है, कहते हैं वो भारत के नाटक से प्रभावित थे। और देखिए हमारे भरत मुनि जो है नाट्य का जो विशेष हमारा वो है। तो ऐसे बहुत से पहलुओं पर हमने चर्चा करी और आज के युग में उसको स्वीकृति मिली। वो लोग यूनानी विद्वान मानते हैं कि भारत से हमने बहुत कुछ देखा है और हम लोग की सहमति से। तो वो एक हमारा
ग्रीक अध्ययन में हमारा वो काम मुख्य कार्य रहा। जी जी। हम ऐसे स्कॉलर्स को भी ढूंढा, जैसे एक गालानोस थे जो बनारस में आके वो बिल्कुल एक ब्राह्मण की तरह रहे, संस्कृत सीखी, तो उनके वर्क को हमने आगे प्रकाशित किया, बढ़ाया। तो हमारा इतिहास का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हम उसको झगड़े का इशू बनाए, और इतिहास का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि वो, और ज़्यादा बड़ा उद्देश्य ही नहीं, ज़्यादा कुछ तथ्य इतिहास में ऐसे हैं जो हमें जोड़ते हैं। जी जी, बहुत सुंदर व्याख्या आपने करी इतिहास की, क्योंकि जो मैं समझ पा रही हूँ आपके जवाब से, आपको मौका मिला, आप ग्रीक भी गए और आपने इस पर कार्य भी किया और समझने की कोशिश की कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका प्रभाव किस तरीके से अन्य संस्कृतियों पर भी है और इतिहास की क्या प्रमुख भूमिका हो सकती है। और अब मैं जानकारी चाहूँगी नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से जुड़ी हुई, जब यहाँ पदभार संभाला आपने, तो एक कुलपति के तौर पर जो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आई हैं, कैसी चुनौतियाँ शुरुआती दौर पर, कहाँ कहाँ निगाह जा रही है, कहाँ कहाँ काम करना है, यहीं से शुरुआत। जी, नालंदा विश्वविद्यालय में मैं आया तो एक अध्यापक के रूप में 2 साल मुझको हो गए यहाँ पर। मैं इतिहास का जो विभाग है हमारा, इसको हम लोग स्कूल कहते हैं, जो डिपार्टमेंट कहा जाता है, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ में मैं अध्यापन कर रहा था, उसका विभाग अध्यक्ष था। यहाँ पर बहुत कार्य पिछले कुलपतियाँ जो रहे हैं उन्होंने बहुत कार्य किया और इसका विकास पूरा संभव हो सका, पूरा कैंपस बन गया है, नेट ज़ीरो कैंपस है, जो कि अपने आप में एक प्रकृति के प्रति बड़ी, जी हाँ, बहुत प्रकृति के प्रति हमारा जो एक नया ही नमूना है, जैसे कहिए, जिसको अन्य कैंपस को भी अपने यहाँ अपनाना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने सीखा भी आकर, पहली बात तो सीखा कि नालंदा का इतना बड़ा विश्व विख्यात विश्वविद्यालय का, इसकी रेपुटेशन इतनी ऊंची है कि ये तो पहले से व्यक्ति को इस मतलब आप कह रहे हैं कुलपति, तो उस कक्ष में दाखिल होने पर ही लगता है कि बहुत बड़ा दायित्व है ये, जिसको निभाना, तो शायद उसको निभाने के लिए अंदर से, आंतरिक रूप से पहली बात मुझे लगती है कि ये सच्चाई लानी मन में मुझे लगी ज़रूरी, कि मैं तो पूरी तरीके से नालंदा का जो नाम था उसके प्रति समर्पित होकर कार्य करूं। तो पहला इसमें जो मुझको लगा कि इस विश्वविद्यालय में हम लोगों का एक बड़ा भारी विचार ये रहना चाहिए कि हम एक देने वाले पक्ष में मजबूत थे। तो आज हम विश्व में क्या कुछ दे सकते हैं, और इसका बड़ा हमारे पूर्व राष्ट्रपति का विचार था कि रीजनल पीस का यहाँ से मैसेज जाना चाहिए। पुनः जो 17-18 देश जो उससे जुड़े हैं, जिन्होंने कहा था कि इस नालंदा की पुनर्स्थापना होनी चाहिए थी, उनका भी है कि नालंदा को मार्गदर्शन करना है, विश्व में अंडरस्टैंडिंग लानी है हम लोग। तो हमारा यहाँ पर इसी पक्ष में पहला प्रयास यही है कि जो यहाँ पर विभाग है वो उसी प्रकार का ज्ञान अपने अन्य देशों से आए हुए छात्र छात्राएं हैं उनको दे सके, जिससे के द्वारा विश्व में शांति, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन की विचार बढ़ सके। अब मैं आपको उदाहरण बताऊं अगर, तो जैसे हमारा मैनेजमेंट है, तो हमारे यहाँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट पर फोकस है। अच्छा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि जो विश्व के लिए आगे के समय में आवश्यक है, और ये लोग विचार लेकर यहाँ से बच्चे जाएं जो पढ़कर जाएंगे, अपने यहाँ उसको उतारें। दूसरा आप दीजिए बुद्धिस्ट स्कूल है हमारे, बुद्धिस्ट स्टडीज़, कंपैरेटिव रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो वो विचार, वो दर्शन हम बताना चाह रहे हैं इसमें। उनकी बताना चाहने की बात नहीं, वो दर्शन तो एग्जिस्ट है, सब जगह लोगों को मिलता है, पर शायद उसका फोकस वहाँ रखते हैं इस विचार को कि देखो ये विचार सबके लिए ही अच्छा है, उचित है और यही न्याय संगत है। तो वो उधर आता है। हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हम आपको विशेषकर, क्योंकि मैं उसका ही जानकारी रखता हूँ विभाग में ज़्यादा, हमारे यहाँ जो है वो भारत और अन्य देशों के बीच में जो संबंध हैं, अच्छा, उनके ऊपर हम विचार केंद्रित करके शिक्षण का सारा जो कोर्स मटेरियल है उस पर ध्यान, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम देखते सोचते हैं कि जो
सागर है, ये हम लोग को सेपरेट करता है। हम लोग आम धारणा रखते हैं कि समुद्र जो है वो हमको अलग करता है। हम लोग ये विचार लेके चलते हैं कि समुद्र हमें जोड़ता है, क्योंकि वो दोनों पक्ष में हम दोनों छोर हैं वो हमारे। तो हाँ। इसके बीच में जो संवाद हुआ तो कनेक्टिविटी को हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो हमारे यहाँ है कि कल्चर भी इसका को जोड़ने का, दो दूर क्षेत्रों को जोड़ने का काम जो है कल्चर करता है। तो कल्चर पे हम लोग बात करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया के इतिहास के साथ साउथ एशिया के इतिहास को जोड़कर पढ़ रहे हैं हम। अच्छा। जी। और हमारे जितने भी जैसे आर्ट की बात करते हैं तो भारत की कला की बात भी कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की कला की बात भी कर रहे हैं। जी, तो ये हमेशा रखकर विचार रख के हमारे यहाँ सारा सिलेबस तैयार किया गया है कि किस प्रकार से हम उनसे जुड़ते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ वर्ल्ड लिटरेचर का विभाग है। अच्छा। तो उसमें वर्ल्ड लिटरेचर का कंटेंट है। हमारे यहाँ जो अन्य जो विषय आ रहे हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का भी आ रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम बिम्स्टेक, आसियान, इन सब पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनके ज़रिए हमें हमारा पूरा क्षेत्र से जुड़ाव है। जी जी जी। तो कुछ इसमें नई जो चीज़ें हम सोचते हैं करें, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने पूरे विश्व के नियति पे सोच कर अगर हम सोचें तो ये बहुत कम जगह है। अभी ये कोर्स शुरू हुआ है विश्व में। अच्छा। हम लोग एक छोटा सा कोर्स शुरू करना चाहते हैं फ्यूचर स्टडीज़ पर। तो भविष्य का जो अध्ययन है। हाँ। तो भविष्य का अध्ययन ये नहीं है कि इसमें हम कोई ज्योतिष से चल रहे हैं। भविष्य अध्ययन कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जैसे हम लोग पॉलिसी एंड प्लानिंग में कहीं अपना उद्देश्य रख के, ध्येय लक्ष्य रख कर उसको निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई समाज अपना कोई लक्ष्य बना के ध्येय रख के आगे बढ़ना चाहता है या कोई देश, तो उस ध्येय को पहले रखें कि और उसमें क्या क्या परिवर्तन भविष्य में आ रहे हैं जो हमारे वश में नहीं है। आप चाहे वो महामारी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ना हो, चाहे कोई विश्व युद्ध से या आर्थिक संकट हो, उसके ज़रिए हम कैसे बढ़ेंगे, इसका अध्ययन का विषय ये हो रहा है। ये कोर्स एक शुरू होगा। थोड़ा हम एक कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय गौरव की बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय गौरव पे हमने, क्योंकि अमृत काल है, तो एक कोर्स हम लोग और सोच रहे थे कि जितने लोगों ने, हम कह रहे हैं कि जिसमें पेट्रियोटिज्म तो एक चीज़ है, पर उसके साथ साथ शिवैलरी भी दूसरी चीज़ है। यानी एक आदमी जो बहादुर है वो अपना, वो जो से हमारे यहाँ हमेशा रहा गया है। पन्नाधाई की कहानी ले लीजिए आप, चाहे आप शिवाजी की कहानी ले लीजिए, आप किसी भी बड़े योद्धा का रूप देखिए, तो उन्होंने क्या एक नैतिकता दिखाई है। वो चीज़ हमारे यहाँ चली आ रही है और वो परंपरा पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा अध्ययन इस पे भी करें। और आप देखिए कि हमारे भारतीय सेना ने हमेशा ऐसा ही दिखाया है। तो अगर हम सैन्य इतिहास लेकर चलें तो उसका एक पक्ष इसमें जुड़ रहा है कि किस प्रकार के देश की रक्षा, देश की सुरक्षा। आज आपने बताया, देखिए कितना बड़ा महान दिवस है, राजगुरु जी का आपने जिक्र जैसे किया। तो हम उस सब को तत्व को लेना चाहते हैं, वो कोर्स हिस्ट्री का हो तो विश्व बता सकें हम कि हम लोगों के यहाँ भी जो बलिदान जिन्होंने दिया है वो भी एक नैतिकता उनके मन में थी। एक ये पक्ष है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, अगर मैं आपकी बातों से सार निकाल करके लाऊं, तो जो मुख्य उद्देश्य है नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर की स्थापना के पीछे कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव था उसे हम वापस ला सकें। और अपने मूल मंत्र कहा कि उस वक्त भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पूरे विश्व के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। हमने उस वक्त भी विश्व स्तर पर बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की। और आज भी जब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर काम कर रहा है और जिसके कोर्सेज हैं वहाँ पर भी ये ध्यान आप रख रहे हैं कि जो मुख्य उद्देश्य है वो शांति स्थापित करने की ओर हो, जो कोर्स का कंटेंट है वो भी उस ओर ही उन्मुख हो। और जो नए कोर्सेज भी आप ला रहे हैं, बातों के क्रम में आपने कहा फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में आपने जिक्र किया, बहुत ही सुंदर प्रयास, क्योंकि शायद यही वक्त की ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगी, मैं बात करूँगी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की। कई सारे विद्यार्थी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं क्योंकि वो उनके ज्ञान को और आगे बढ़ाता है और
कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में भी उन्हें मदद करता है। किस तरह के सर्टिफिकेट कोर्स आपके यहाँ उपलब्ध है? जी, मैं आपको बताऊं कि देखिए यही उद्देश्य है कि एक और नालंदा का, क्योंकि स्वभाव ये है कि ये विदेश के जो छात्र छात्राएं भारत में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसकी अंग्रेजी माध्यम से उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनका रखा है हमने विचार। पर हमारे यहाँ के भी तो बच्चे हैं, हमारे यहाँ अपने देश के बहुत से होनहार बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इसको मन, वो हमारे कोर्सेज हो सकता है कि उसके जो सब्जेक्ट वो अगर हमारे यहाँ एमए की डिग्री करते हैं, उसके अलावा भी उनको कुछ लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट होता है कुछ जानने में, तो इसलिए सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ शुरू किए गए हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है वो छोटे कोर्स होगा, वो 16 क्रेडिट का कोर्स कहलाता है, और डिप्लोमा कोर्स जो है वो 32 क्रेडिट का कोर्स कहलाता है, यानी उसमें शिक्षण ज़्यादा होगा जी। इन कोर्सेज को हम समय समय पर एडवर्टाइज कर रहे हैं और उसमें पूरा कोर्स इस प्रकार का तैयार किया जा रहा है कि उनको एक विषय में एक अच्छा सार मिल सके, सिर्फ एक कर्सरी नहीं होगा जी। तो एक जैसे अभी हमारे यहाँ चला तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का था। अच्छा। अब जियो इन्फॉर्मेटिक्स में तमाम सैटेलाइट्स और इस सब का जो यूज़ हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग कोर्सेज हैं, उसका हमारे क्या है। एक हमारा कोर्स अभी बहुत सक्सेसफुल रहा, वो इंडो पर्शियन हेरिटेज का था। अब इंडो पर्शियन हेरिटेज में वही है कि जो भारत और जो पारसी, जो हमारा मुग़ल पीरियड में जो कल्चर था, इसके ऊपर हमारा भारत और ईरान के साथ क्या संबंध, कैसे इन्फ्लुएंसेस हैं, और हमारा वही फिर हम देखते हैं समवाय जो हमारा जो कॉनकॉर्ड है उसको लेकर किया। जैसे उसमें दारा शिकोह हुए जिन्होंने बहुत कुछ काम किया, जिन्होंने उपनिषदों का ट्रांसलेशन वेस्ट को सारा उपनिषद उन्हीं के जरिए गया, वो कंट्रीब्यूशन ये सारी कला में है। उस सब का कोर्स कंटेंट था, लोगों ने उसको बहुत सराहा, उस कोर्स को भी। इस प्रकार से हमने लैंग्वेजेस कोर्सेज रखे। तो तिब्बतन भाषा जो है, तिब्बती भाषा है, हम लोग कोरियन लैंग्वेज का कोर्स रख रहे हैं, संस्कृत का कोर्स चल रहा है हमारे यहाँ और जी। तो इस प्रकार से अब भाषा में जर्मन भाषा का भी हो रहा है, और अभी चर्चा में है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, पोलिश भाषा का भी कोर्स होगा। पोलैंड से हमारे यहाँ एक विद्वान आए हैं, वो पोलिश लैंग्वेज का कोर्स करेंगे। जी जी। आपने जिक्र किया नालंदा विश्वविद्यालय के जो विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उसके बारे में आपने विस्तार से बताया। अगर मैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, हम सभी जानते हैं कि देश विदेश से जो विद्यार्थी थे वो यहाँ आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहते थे और तब अपनी शिक्षा पूरी कर कर जाते थे। अगर मैं वर्तमान में बात करूँ तो जो विदेशी छात्र हैं उनका कैसा रुझान दिखता है और क्या उपस्थिति है? विदेशी छात्र अगर हम देखें तो करीब पिछले वर्ष 38 देशों से बच्चे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे वातावरण, बड़े शांत और एक अच्छे वातावरण में सब बड़े सहयोग के साथ, आत्मीयता के साथ लोग मिलते हैं, रहते हैं। उनमें बीच में बड़ा एक अच्छा सद्भाव और एक अच्छी मैत्री है, ये भी देखने को मिला है बराबर। उनको सुविधाएं विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी प्रदान की हैं, उनके रहने के हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, टीचिंग के सारे जो मॉडर्न तरीके की टीचिंग होती है उस प्रकार का क्लासरूम्स भी हैं हमारे यहाँ, प्रोजेक्शंस वगैरह, जिस प्रकार का मॉडर्न लैब वगैरह चाहिए सब उस प्रकार का प्रबंध है। तो इस स्तर में विश्वविद्यालय जो है वो किसी भी विदेशी या भारत के बेस्ट विश्वविद्यालय से उसका बराबरी करता है। कैंपस में सारी सुविधाएं हैं और सुरक्षित है। कैंपस में बच्चे लोगों के लिए मेडिकल सेंटर भी है, और जो हमारा स्टूडेंट वेलफेयर का विभाग है वो पूरा उनका ध्यान रखता है, हर चीज़ में उनके प्रबंध रखते हैं। यानी कि जो अगर हम सुविधाओं की बात करें, विद्यार्थियों को एक सुंदर शिक्षा का वातावरण देने की उसकी पूरी कोशिश करता है विश्वविद्यालय। और आपने जिक्र किया 38 देशों से जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। किन मुख्य देशों से आते हैं, कुछ नाम? जी हाँ, मैं आपको ये भी अच्छा है। देखिए अगर संख्या में देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों से, जैसे वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया, इंडोनेशिया, इधर से बहुत हैं। लेकिन हमें अफ्रीका से भी देशों से, कांगो, सूडान से हैं, कांगो से हैं, केनिया से हैं, और अगर आप जाइए तो मेक्सिको से हैं, पेरू से भी हैं, अमेरिका से, यूएस से भी हैं, हमारे यहाँ ईरान से भी थे, टर्की से हैं जी, और अभी सर्बिया से हैं लोग। मतलब ऐसा है कि
हमारे यहाँ सब जगह से अगर देखा, किसी शायद अभी तो पिछले सालों में तो इधर चीन से भी कोई थे, सिंगापुर से भी कोई थे। अच्छा, अब वो जी हाँ आते रहते हैं। एक अच्छी पहुंच बन बहुत रही बड़ी, है, बहुत अच्छी वो है संख्या। जी, जी, जी। और इनके माध्यम से हम लोग उन देशों तक पहुंच रहे हैं, उनको वहाँ से और बच्चे ये लोग खुद रिकमेंड करके भेज रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा एक प्रमाण मिला है कि खुद इनकी रिकमेंडेशन पे हमारे एप्लीकेशंस आ रही हैं। अच्छा, एडवर्टीजमेंट्स की बजाय पर्सनल रिकमेंडेशन से बहुत लोग आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो विद्यार्थी यहाँ आते हैं तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित होते हैं जी, तब वो रिकमेंड करते हैं कि आपको यहाँ आना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और यही एक उपलब्धि मैं कहूँगी किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कि अगर वो शिक्षा अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया करा पाता है विद्यार्थियों को। मैं बात करूँगी इंटरनेशनल कनेक्शंस की या कोलैबोरेशन की, अंतर्राष्ट्रीय जो कोलैबोरेशंस आपके हैं, ताकि जो विदेशों के साथ भी एक एक्सचेंज हो पाए। कल्चरल एक्सचेंज की बात करूँ या टीचिंग एक्सचेंज की या फैकल्टी एक्सचेंज की बात करूँ, तो इस तरह से किस दिशा में आप प्रयास? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। ये विश्वविद्यालय जो है ये भारत के संसद ने इसकी स्थापना करी और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के अधीन ये उसके संरक्षण में कार्य करता है। तो हम लोगों का उद्देश्य यही, क्योंकि इसका शुरू से इसका मैंडेट ये है कि हमें अन्य देशों के साथ जुड़कर ये शिक्षा का प्राचीन नालंदा का स्थापना करनी है, पुनर्स्थापना की गई है। तो यहाँ पर हमारे इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं कहूँ कि 17 देशों ने एक ईस्ट एशिया समिट था, एक बहुत बड़ी बैठक थी। अच्छा। उसमें 17 देशों ने इस चीज़ का समर्थन किया था और वो सिग्नेटरीज हैं। तो जैसे इसमें लाओस है, लाओस पीडीआर है, वियतनाम है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, म्यांमार, इस तरीके 17 देश जो हैं हमारे ये इसके साथ जुड़े हैं प्रारंभ से। तो हम लोग कई बार इसकी बैठक भी होती है, तो इस 17 देशों के एम्बेसडर्स वगैरह की बैठक होती है। यहाँ के लोग आते रहते हैं हमारे यहाँ, इनके दूतावास से भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, कैंपस घूम कर जाते हैं और उनके समय समय पर इनसे हम लोगों का संवाद रहता है। तो इनके सहयोग ये है कि हम इनके साथ एक जुड़ाव पहले से इसकी स्थापना से रखे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ प्रधानमंत्री महोदय ने बड़ा एक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बनाया, उनकी परिकल्पना थी आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो उन्होंने कहा कि हम आसियान कंट्रीज़ में और भारत के उत्कृष्ट जितने भी शिक्षण केंद्र हैं इनके बीच में हम आदान प्रदान करेंगे शिक्षकों का और छात्रों का, इस प्रकार का। तो AINU कहलाता है, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो इसका नोडल इंस्टीट्यूशन जो इसका केंद्र है, इसको नालंदा को बनाया गया। तो इसके माध्यम से हम तमाम आदान प्रदान कर रहे हैं अन्य यूनिवर्सिटी के लोगों का भी विद आसियान कंट्री की यूनिवर्सिटी से। तो इसमें अभी 2 लोगों का चयन हुआ है, एक तेजपुर यूनिवर्सिटी से, एक चेन्नई से है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है, और इन लोगों को विदेश भेजा जा रहा है, वहाँ से 2 लोग आएंगे। इसके अतिरिक्त अब हम लोग जैसे बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ हम सेमिनार कर रहे हैं। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ के जो बिम्स्टेक हमारा जो डिवीज़न है आसियान इसमें मंत्रालय में, तो उनके भी प्रतिनिधि आते हैं हमारे यहाँ, और हमने बिम्स्टेक कंट्रीज़ की जो कॉमन जो कंसर्न्स हैं, जैसे कनेक्टिविटी पे हो रहा है, ट्रेड है, या इनका स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ पे था, इस प्रकार के सेमिनार, वो शोध कार्य हमारे यहाँ सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ है, उससे शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ जुड़ाव है, कोलैबोरेशंस है, और इसका फ़ायदा जाहिर तौर पर हमारे आपसी संबंध विद्यार्थियों के शिक्षण में मिल रहा है। और कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा थी वो हम वापस ला सकें, और एक बहुत सुंदर प्रयास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। दिल से धन्यवाद आपका। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी से, और जाना उन प्रयासों के बारे में जो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर आज कर रहा है, ताकि हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के जो हमारा जो अतीत का गौरव था उसे हम पुनः स्थापित कर सकें। हम आपसे ये कोशिश करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में निखार लाने में हमारी मदद करें। हमें पत्र लिखें, हमें ईमेल भेजें, और इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director DD के patna@gmail.com।